नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में अर्थात शोध की कक्षा में, और लगातार हम अभी शोध में चल रहे हैं। और इस शोध की कड़ी में हम आज प्राक्कल्पना को लिए हैं, अर्थात प्राक्कल्पना के जो अर्थ होते हैं, उसके स्वरूप होते हैं। खास करके आप देखेंगे तो कोई भी शोध हो, कोई भी रिसर्च हो, कोई भी अनुसंधान हो, उसमें प्राक्कल्पना का, हाइपोथेसिस का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो हमारी प्राक्कल्पना है उसके अंतर्गत ही सारा हमारा जो शोध है, हमारा जो अनुसंधान है, उसके इर्द गिर्द एक प्रकार से घूमता है। हम ऐसा कहने में समर्थ हो सकते हैं। अगर हम बात करें शोध की, प्राक्कल्पना की, खास करके हाइपोथेसिस की, तो हम आज जैसे कि मीनिंग और नेचर हम आज डिस्कस करेंगे। संपूर्णतया आप जानने की 100% आप इसमें निश्चित तौर पर ये जो प्राक्कल्पना का अर्थ है, उसके जो स्वरूप है, आप निश्चित तौर पर आप 100% क्लैरिटी के साथ यहाँ से जाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। अब हम आते हैं प्राक्कल्पना के ऊपर। तो अगर हम शोध की सबसे पहले बात करें तो शोध, चाहे वो प्रायोगिक शोध हो, चाहे वो अप्रायोगिक शोध हो, उसके पहले हम आ जाते हैं, चाहे वो शैक्षिक शोध हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक शोध हो, अर्थात एजुकेशनल रिसर्च हो या फिर साइकोलॉजिकल रिसर्च हो। किसी भी प्रकार का जो रिसर्च होता है उसमें खास करके मुख्य तौर पर दो प्रकार के शोध हुआ करते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल शोध होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जिसको कि हम प्रायोगिक रिसर्च कहते हैं, प्रायोगिक शोध कहते हैं। और दूसरा अप्रायोगिक शोध होता है, जिसको कि हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। तो ये दो प्रकार के मुख्य तौर पर शोध होते हैं। तो शोध किसी भी प्रकार का हो, हमें एक चीज का करना बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी शोध में, तो शोध हम करते क्यों हैं, तो उसके लिए किसी न किसी समस्या की जरूरत पड़ती है। तो समस्या की जब जरूरत पड़ती है तो हम समस्या को क्या करते हैं, तो क्योंकि शोध जब हम कर रहे हैं तो सब कुछ वैज्ञानिक रूप से करते हैं, साइंटिफिक रूप से करते हैं। तो जब साइंटिफिक रूप से करते हैं, तो जब हमने साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से समस्या का चयन कर लेते हैं, तो उसके तुरंत बाद इसकी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, तो शोध प्राक्कल्पना की जरूरत पड़ती है। हम उसके पीछे थोड़ा सा इसके जो स्टेप हैं वो हम बता दें कि जो हमारे शोध होते हैं, शोध के मुख्य तौर पर 6 कहे गए हैं, स्तर कहे गए हैं, PhD-CAG। तो ये जो PhD-CAG है, तो प्रॉब्लम सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, सीधे लिख दीजिए, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन of hypothesis, design of research, collection of data, analysis of data, formulation of generalization and conclusion। ये आप देखेंगे, ये 6 इसके स्तर माने गए हैं। मुख्य तौर पर हम कह रहे हैं, क्योंकि इसके सब टॉपिक भी होते हैं, सब स्तर भी होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम ये जब भी हम शोध की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर 6 इसके स्टेप होते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, इसको हम समस्या का चयन कह देते हैं, समस्या का
चयन, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस अर्थात प्राकल्पना का प्रतिपादन, प्राकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, फिर आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण, फिर आंकड़ों का विश्लेषण, और फिर ये थोड़ा सा मिट गया है, ZATION, इसमें निष्कर्षों का प्रतिपादन एवं सामान्यीकरण। तो ये 6 स्टेप होते हैं मुख्य तौर पर, हम 1 2 3 4 5 6 कह देते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम अर्थात समस्या का सबसे पहले चयन कर लेते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे अभी, तो किसी भी प्रकार का शोध हो, चाहे वो प्रायोगिक शोध हो अर्थात एक्सपेरिमेंटल हो या नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, प्रायोगिक हो या अप्रायोगिक हो, तो हम सबसे पहले समस्या का चयन करते हैं। किसी भी शोध को करने का एकमात्र वजह है कि हम समस्या कोई ना कोई किसी न किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, किसी न किसी कोई ना कोई समस्या हमारे पास है, तभी हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं। तो जब समस्या का चयन हम किस प्रकार का करते हैं, तो जो भी हम रिसर्च करते हैं खास करके तो वैज्ञानिक रूप से सब कुछ करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो वैज्ञानिक तौर पर हम समस्या का चयन करते हैं। ऐसे नहीं मतलब कुछ भी हम ले लें, कुछ भी कर दें, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से शोध का समस्या का चयन कर लेते हैं। फिर सेकेंड जो स्टेप आता है अर्थात फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस अर्थात प्राकल्पना का प्रतिपादन। तो प्राकल्पना या परिकल्पना भी कहा जाता है इसको। तो प्राकल्पना का जब हम प्रतिपादन करते हैं तो ये सेकंड स्टेप आता है। जब हम समस्या का हमने चयन कर लिया, तो अब मान लीजिए कि कोई भी समस्या एक ले लीजिए कि कोई भी समस्या हमने ले ली कि समस्या मान लीजिए हमारा है कि सीखने के ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव। अब अगर हमारी जो समस्या है, हमारा जो टॉपिक है, खास करके क्योंकि समस्या जब होती है तो इसको हम टॉपिक के नाम से जानते हैं, या टॉपिक न कह करके हम इसको समस्या अर्थात प्रॉब्लम कहते हैं। तो ये जो हमारी समस्या है, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो प्रॉब्लम है कि सीखने के ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव। तो ये हमने एक साइंटिफिक तरीके से क्या किया, तो समस्या का चयन कर लिया। अब समस्या का चयन करने के पश्चात हमें क्या करना है, तो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन हमें चाहिए कि भैया हमें ये जो वाकई ये सीखने के ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता भी है अथवा नहीं पड़ता है, इसके लिए हमें एक अस्थायी समाधान की जरूरत होती है, जिसका हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हमारे पास हमारे पास समस्या आ जाती हैं, तो समस्या के बाद हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि एक जचनीय समाधान, ऐसी प्राकल्पना हो, हमारी प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए। खास करके इस प्राकल्पना जो शब्द है वो टेक्निकल वर्ड है, तो टेक्निकल वर्ड है, हम इसको जचनीय शब्द भी बोल सकते हैं। तो हम अस्थायी समाधान के तौर पर लेते हैं, अर्थात जिस प्रकार से हम ऐसा कर लेते हैं कि एक अस्थायी समाधान बना लेते हैं। और वो अस्थायी समाधान कैसा हो, पहले लिख देते हैं, अस्थायी समाधान ले लेते हैं। वो कैसा हो, तो जांचनीय कथन हो। वो जांचनीय कथन होना चाहिए, अर्थात ऐसा नहीं हो कि मतलब हम अस्थायी समाधान तो बना लिए लेकिन वो जांचनीय ना हो, क्योंकि
हमने पहले ही बताया कि हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो सब कुछ वैज्ञानिक ढंग से कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम जो कुछ भी अस्थायी समाधान भी ढूंढने का प्रयास करेंगे वो भी वैज्ञानिक ढंग से, हम तार्किक ढंग से करना चाहेंगे। और जो जचनीय कथन हमारा होगा उसको भी हम उस प्रकार का रखेंगे जो कि वो मतलब कसौटी पर खरा उतरे, हम उसकी जांच कर पाने में सफल हों। ऐसा नहीं हम कर लें जो कि वो जांच ही में सफल ना हो पाए, अर्थात हम उसकी जांच ही ना कर पाए। तो मुख्य तौर पर ये दो चीजें हो गई, अर्थात अस्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो भी हमारी समस्या है उसका अस्थायी समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। और वो कैसा होना चाहिए? जचनीय कथन होने चाहिए मुख्य तौर पर। अब ये दो चीजें जब हो जाती हैं तो इसके आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग, चाहे वो मैकडूगल हो चाहे वो कर्लिंगर हो, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं इस पर दी हैं कि इसकी परिभाषाएं क्या होनी चाहिए। तो उन लोगों ने क्या कहा है कि दो या अधिक चर इसमें प्रमुख है। तो कभी भी अब दो या अधिक चर के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि कोई भी हमारा शोध हो, अर्थात शोध करने के लिए हम जब जाते हैं, उद्यत होते हैं, तो शोध जब भी हम करते हैं तो कम से कम हमारे पास दो चर होने ही चाहिए। कितना होना चाहिए? दो चर तो होने ही चाहिए, कम से कम मिनिमम दो चर होने चाहिए। अधिक से अधिक ज्यादा हो सकता है लेकिन दो से कम नहीं हो सकता, क्योंकि दो से कम पर आप शोध कर ही नहीं सकते हैं। तो दो चर कम से कम होना चाहिए, अर्थात दो या अधिक चरों के बीच जो संबंध होता है उसका हम क्या करते हैं? तो उसकी जांच करने का प्रयास करते हैं। इसके आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि दो चरों के बीच के संबंध का अस्थायी समाधान जो होता है वो प्रकल्पना होती है, और उस अस्थायी समाधान की हम क्या करते हैं? एक कसौटी पर जांच करने का प्रयास करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? तो प्राकल्पना के नाम से, हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो अब इससे ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हमने जो एक टॉपिक लिया था या समस्या हमने जो ली थी उसमें दो चर कौन कौन से हो गए? तो एक सीखना हो गया, एक हो गया सीखना हो गया, ये पहला चर हो गया। और दूसरा चर क्या हो गया? पुनर्बलन हो गया, पुनर्बलन हो गया। अब ये हमारा जो इसमें दो चर हैं, हमारे जो शोध हैं, हमारे जो शोध के टॉपिक हैं या समस्या हैं उसमें दो चर क्रमशः हैं। तो हम इसकी प्राकल्पना क्या बनाने में सफल होंगे कि सीखने के ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, साथ ही दंड देने से सीखने के ऊपर क्या होता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो सीखने के ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है और दंड देने से सीखने के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये हमारा क्या हो गया? तो एक टेंटेटिव सॉल्यूशन हो गया। इसको हम प्राकल्पना के नाम से जान देंगे। अब इसमें सीधे अगर हम एक दे दें कि सीखने के ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, ये हमारा प्राकल्पना हो गया। और इसी के साथ शून्य प्राकल्पना भी हम जोड़ते हैं, तो शून्य प्राकल्पना भी इसके साथ हम जोड़ते हैं। तो अब ये प्राकल्पना जो हुआ, ये कि सीखने के ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, ये हमारा टेंटेटिव सॉल्यूशन हो गया, अर्थात अस्थायी समाधान हो गया। हमने मन में ये उत्तर ले लिया। इस जो हमने क्या किया था, तो समस्या हमारी थी, उस समस्या का तात्कालिक सॉल्यूशन अर्थात तात्कालिक जो समाधान है वो हमने ढूंढा अपने तरीके से कि सीखने के ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, ये हमने बना लिया। अब जब हमने बना लिया तो क्या होगा? तो ये जचनीय कथन हो गया कि अब ये जो हमने अस्थायी समाधान बनाया, क्या ये वाकई प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं पड़ता है या विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसका हम ये दो चीजें हमने कहा था कि अस्थायी समाधान तो हमने बना ली। अब जचनीय कथन ये है कि वाकई पड़ता है अथवा विपरीत प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो इसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं? उसका टेस्ट करना चाहते हैं। तो जब हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट के दौरान हमारा ये निकलता है कि हाँ वाकई क्या होता है कि तो सीखने के ऊपर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है, तो क्या होगा कि हमारी जो प्राकल्पना है वो सही मानी जाएगी
सही मानी जाएगी। और अगर मान लीजिए कि अगर हमारा उस तरीके से अर्थात ऐसा नहीं आता है, जांचनीय कथन जो हमने बनाया उसका जांच करने के पश्चात अगर ये नहीं निकलता है कि सीखने के ऊपर पुनर्वलोकन का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो हमें दो चीज़ करने की आवश्यकता होगी। दो चीज़ करने की ये आवश्यकता होगी, या तो हमारे द्वारा जो प्राकल्पना का निर्माण किया गया था हम उसमें फेरबदल करें, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ शुद्धिकरण करें, या अगर हमने शुद्धिकरण नहीं करना है तो क्या करेंगे, उस प्राकल्पना को ही बदल डालेंगे। तो दो हमारे पास सॉल्यूशन होता है कि एक तो अगर मान लीजिए कि हमने प्राकल्पना बनाया, प्राकल्पना की हमने जांच की, जांच में अगर हमारी प्राकल्पना सिद्ध हो जाती है या सही खरी उतरती है तब तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर खरी नहीं उतरती है उस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो हम अपनी प्राकल्पना को थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं या उसमें मॉडिफाई करते हैं, उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉडिफाई करते हैं, उसको शुद्धिकरण करते हैं। या फिर अगर हम शुद्धिकरण नहीं करते हैं तो हम उस प्राकल्पना को बदल डालते हैं। तो दो हमारे पास सॉल्यूशन होता है। तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से, खास करके जो प्राकल्पना के जो अर्थ हैं, उसके जो स्वरूप हैं, अर्थात नेचर एंड जो मीनिंग हैं, उसको आपने भली भांति समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।